गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में रेस्पिरेशन चल रहा है और पिछली क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस व रेस्पिरेशन में अंतर पढ़े थे। कुछ जनरल बातें मैंने आपको बताई थी और आज हम बात करेंगे श्वसनाधार की फिर से। तो देखिए, श्वसन में जिन जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाते हैं श्वसनाधार, जिनसे ऊर्जा मुक्त होती है और कोशिका में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। तो क्रियाधार जो सबस्ट्रेट हैं जिसे हम श्वसना क्रियाधार कहते हैं, ठीक है, श्वसना या श्वसन क्रियाधार कहते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। वैसे तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूं, लेकिन फिर भी रिवाइज हो जाएगा। तो जैसे इनुलिन है, स्टार्च है, सुक्रोज है, इनुलिन, स्टार्च, सुक्रोज, ठीक है, ये सब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट उत्पाद हैं और इनका उपयोग जो है वो कब किया जा सकता है? श्वसनाधार के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और प्रयुक्त होते हैं तो ये होते कैसे हैं प्रयुक्त? देखिए, स्टार्च और पॉलीसेकेराइड जो है, जैसे हमने स्टार्च लिया या फिर पॉलीसेकेराइड लिया, ये जब श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो क्या होता है? तो ये पहले डाइसेकेराइड में बदलते हैं, फिर मोनोसेकेराइड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? पहले डाइसेकेराइड में बदलते हैं और फिर मोनोसेकेराइड में बदलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका मोनोसेकेराइड के रूप में फिर आगे श्वसनाधार के रूप में काम आता है। आगे चलते हैं फैट नंबर 2, फैट। फैट जो है वो क्या है? देखिए, जो फैट है वो ओनली जो फैटी टिश्यू होते हैं या बीजों में अंकुरण के समय, तो ये कब काम आते हैं? ये आते हैं बीजों में अंकुरण के समय, ठीक है, या फैटी एसिड। क्लियर? जो फैटी एसिड या फैटी टिश्यू है, सॉरी टिश्यू है ये, टिश्यू, वसा उत्तक। तो वसा उत्तकों में या बीजों के अंकुरण के समय बीजों में फैट जो है वो श्वसनाधार का काम करता है। तो फैट देखिए कैसे करता है। पहला जो इसका भाग है वो देखिए, फैटी एसिड जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा एसिटाइल को एंजाइम में बदलता है। क्या होता है इसका? बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन होकर के एसिटाइल को एंजाइम इसमें बदलता है ये, ठीक है। और दूसरी प्रक्रिया में क्या है? दूसरी प्रक्रिया में ये होता है कि ये ग्लिसरॉल में बदलता है। इसमें बदलेगा ये ग्लिसरॉल में, ठीक है। ग्लिसरॉल में बदलने के बाद अल्फा ग्लिसरॉल फास्फेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट, अल्फा ग्लिसरॉल फास्फेट और फिर फास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इस तरह से ये पहले सरल अणुओं में या सरल यौगिकों में टूटता है और उसके बाद ये श्वसनाधार के रूप में काम आता है। अब तीसरा जो प्रोटीन है इसकी बात कर लेते हैं। तो जो प्रोटीन युक्त बीज हैं, प्रोटीन युक्त बीजों में अंकुरण के समय कौन होता है श्वसनाधार? प्रोटीन होता है। प्रोटीन युक्त बीजों के अंकुरण के समय श्वसनाधार क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो इसमें प्रोटीन जब श्वसनाधार होगा तो क्या होता है? प्रोटीन का पहले हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा ये एमिनो एसिड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? एमिनो एसिड में बदलते हैं। फिर इनका डीएमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन यानी विएमिनीकरण क्रिया हो जाती है और विएमिनीकरण क्रिया द्वारा ये किस में बदल जाते हैं? ये बदल जाते हैं कार्बोनिक एसिड में। और कार्बोनिक एसिड कहाँ काम आता है? ये आता है क्रेब्स साइकिल में। कहाँ आता है? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो इस तरह से
हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, क्लियर। और चौथा आता है कार्बोनिक एसिड। नंबर 4 क्या है? कार्बोनिक एसिड। ये किस में होता है? ये होता है जो मांसल पादप होते हैं, मांसल पादप, जो सक्यूलेंट प्लांट है, सक्यूलेंट प्लांट में श्वसनाधार, सक्यूलेंट प्लांट में श्वसनाधार का काम कौन करता है? कार्बोनिक एसिड करते हैं। तो इनके अंदर कैसे करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बाद बनेंगे क्या? कार्बोनिक एसिड बनेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन O2 की सहायता से होता है और ये मैलिक एसिड जो बना है ये क्या है? एक कार्बोनिक एसिड है और जल भी इससे रिलीज हो जाता है। तो अब ये मैलिक एसिड के रूप में श्वसनाधार का काम करता है। तो चारों आपके सामने हैं। कार्बोहाइड्रेट इनुलिन, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज के रूप में श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। स्टार्च और पॉलीसेकेराइड पहले डाइसेकेराइड फिर मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होते हैं, फिर मोनोसेकेराइड श्वसनाधार का काम करेगा। इसी तरह जो फेट है वो बीजों में अंकुरण के समय या फैटी टिश्यू में होते हैं और श्वसनाधार का काम करते हैं। तो फैट जो है फैटी टिश्यू में किस तरह से करेगा? वहाँ पर फैटी एसिड होता है जो बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा और बीजों में अंकुरण के समय ये पहले ग्लिसरॉल फिर ग्लिसरॉल फास्फेट और उसके बाद फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। प्रोटीन युक्त बीजों में अंकुरण के समय प्रोटीन होता है श्वसनाधार। प्रोटीन में हाइड्रोलाइसिस की क्रिया होती है, एमिनो एसिड बनता है, फिर उससे डीएमिनेशन की क्रिया द्वारा कार्बोनिक एसिड बनते हैं और उसके बाद क्रेब्स साइकिल में वो काम आते हैं। कार्बोनिक एसिड सक्यूलेंट प्लांट में श्वसनाधार का काम करते हैं। जो केम प्लांट होते हैं, केम प्लांट में जैसे कौन कौन से हम बता सकते हैं? मांसल पौधे जैसे कैक्टसी कुल के पादप हैं, यूफोर्बिएसी के पादप हैं, ठीक है, जैसे कैक्टस है, यूफोर्बिया है, इसके अलावा ओपुंसिया है, ठीक है। ये सारे जो पादप हैं वो कार्बोनिक एसिड के रूप में श्वसनाधार काम लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पहले क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है जिससे वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर मैलिक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड श्वसनाधार का काम करता है। ये तो बात हो गई श्वसनाधार की, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। आगे हम देखने वाले हैं कि इसमें फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होता है। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ये क्या है? हम दो तीन परिभाषा देखेंगे। एक तो है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन या उत्प्लावक श्वसन किसे कहते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट या फैट को श्वसनाधार के रूप में जब काम लिया जाता है, किसको ध्यान से देखना है, जब कार्बोहाइड्रेट या फैट को श्वसनाधार के रूप में काम लेते हैं तो ऐसा रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट इन दोनों को जब श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा तो इससे संपन्न होने वाला रेस्पिरेशन फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है। दूसरा आता है इसमें नंबर 2, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब कार्बोहाइड्रेट और फैट, हम इसे इस तरह से बता सकते हैं, जब पादप भागों व सेल्स में कार्बोहाइड्रेट व फैट उपलब्ध ना हो तो श्वसनाधार के रूप में प्रोटीन प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? प्रोटीन प्रयुक्त होता है, ठीक है।
इस प्रकार का रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? इस प्रकार का रेस्पिरेशन कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन या जीवद्रवी श्वसन जिसे हम कह सकते हैं। तो देखिए दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन आपके सामने हैं, जिसमें पहला आता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, जब कार्बोहाइड्रेट और फैट को श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और जब ये दोनों नहीं होते हैं अवेलेबल तो फिर श्वसनाधार के रूप में प्रोटीन काम आती है। क्लियर? तो प्रोटीन द्वारा होने वाला श्वसन क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हम अपने शरीर से ही इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो फिर सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं, इससे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए काम में लेते हैं। तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो फिर उनके शरीर में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का उपयोग शरीर करना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बात समझ में? यही बात है कोशिकाओं और पादप अंगों की भी। वहाँ पर अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट उपलब्ध नहीं है तो फिर प्रोटीन का उपभोग शुरू हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इसी तरह से मुख्य जो एनर्जी युक्त जो हमारे लिए यौगिक हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट है। और अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं हैं तो फिर प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, जिससे कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटीन और उसके अलावा ऊतकों में उपस्थित प्रोटीन को काम में ले लिया जाता है श्वसनाधार के रूप में, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए शरीर को। ठीक है, ये कब होता है? देखिए जो सर्वाइवल एक्सपर्ट हैं, कई बार क्या होता है कि इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जिससे उसको हम ये कह सकते हैं कि अपने मन मुताबिक भोजन नहीं मिल पाता या भोजन उपलब्ध भी नहीं हो पाता। ठीक है, कई भटक के कई ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कोई खाना वहां पर उपलब्ध नहीं है, तो उनको 3, 4, 5 दिन तक लगातार क्या है, भूखे रहना पड़ता है। तो शुरुआत में तो 2 या 3 दिन तक जब उनकी कोशिकाओं में फैट और कार्बोहाइड्रेट जब प्रचुर मात्रा में होते हैं तो वो काम आते रहते हैं। तो 3-4 दिन के बाद जब वो फैट और कार्बोहाइड्रेट पूर्णतया क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, उनका कोशिकीय यौगिकों में टूट जाएंगे, रेस्पिरेशन में काम आ जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे क्या है, श्वसनाधार का काम करना शुरू कर देती है, जिससे कि शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। और अगर फिर भोजन नहीं मिलता है तो फिर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक अल्टरनेट व्यवस्था है प्रोटीन की। किसमें अल्टरनेट जो व्यवस्था है प्रोटीन की वो किसमें है? वो तो है जंतुओं में, या फिर जो सजीवों में अगर हम बात करें जो प्राणी हैं तो प्राणियों में इस तरह से अल्टरनेट प्रोटीन एक श्वसनाधार का काम करता है। लेकिन पादपों की बात की जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोटीन युक्त बीज हैं, जैसे मटर है प्रोटीन युक्त होता है, इसी तरह से दालें जो है वो प्रोटीन युक्त होती है, तो वहाँ पर श्वसनाधार का काम कौन करता है? प्रोटीन ही करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आप परिभाषाएं अच्छी तरह से याद रखेंगे। आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ दोनों तथ्य देखिए। जो विलगित पत्तियाँ हैं, विलगित पत्तियाँ कौन सी होती हैं? जो पत्तियां तने से अलग हो चुकी हैं। ठीक है, एब्सिशन हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, आगे आएगा एब्सिशन जब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ेंगे, 5 हार्मोन पढ़ेंगे, तो उस दौरान एब्सिशन आपको देखने को मिलेगा। एब्सिशन को हम विल्गन कहते हैं और इसमें क्या होता है कि एक विल्गन परत का निर्माण हो जाता है, जो पेटियोल होता है पत्ती का उसके नीचे, या फिर पुष्प का जो व्रंत है उसके नीचे, या फलों के व्रंत के नीचे। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड की वजह से ऐसा होता है, जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो जो विल्गन परत बनती है उसके नीचे की कोशिकाएं धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं,
और विल्गन परत में भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेल्यूलेज और पैक्टिनेज जैसे एंजाइम क्या करते हैं, उन कोशिकीय भित्तियों को नष्ट कर देते हैं और फिर क्या होगा, फिर पत्तियां तने से या पादप से अलग हो जाती हैं। तो जो विलगित पत्तियां हैं उनके अंदर दोनों प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दोनों प्रकार का रेस्पिरेशन कौन सी पत्तियों में होता है, जो विलगित पत्तियां हैं, जो अलग हुई पत्तियां हैं, उनके अंदर इस तरह से दोनों श्वसन होते हैं। क्लियर? अब आप तो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, ये तो प्लांट से अलग हो चुके हैं। लेकिन इसके संबंध में एक वैज्ञानिक है यम, इसने 1936 में क्या कहा है, ध्यान से सुनना। इसने ये कहा है कि ऐसी पत्तियां जो कि पादप से अलग हो चुकी हैं, इन पत्तियों में श्वसन दर पहले 24 घंटे में तेजी से गिरती हैं। ठीक है, इन पत्तियों में श्वसन दर पहले 24 घंटे में तेजी से गिरती है। ठीक है, पहले जो 24 घंटे हैं उनमें ये तेजी से गिरती है। क्लियर? क्यों गिरती है तेजी से? क्योंकि जो मेन प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो ब्रेक हो चुका है, तो श्वसन दर 24 घंटे में धीरे धीरे क्या हो जाती है, गिर जाती है। लेकिन अब इसमें गिरती क्यों है? क्योंकि शुगर लेवल क्या हो जाता है, शुगर लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि शुगर लेवल डाउन हो चुका है। ठीक है, शुगर है ही नहीं। शुगर तो तब मिलेगी ना जब वो प्लांट से जुड़े हुए रहेंगे, तब जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि ये पत्तियां तो अलग हो चुकी हैं। फिर क्या होता है, फिर जो नीचे पड़ी हुई पत्तियां हैं उनमें क्या होगा, जीवद्रवी संश्लेषण रेस्पिरेशन शुरू होता है। यानी 24 घंटे बाद श्वसन दर फिर से बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, तेज हो जाती है और यह प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन का परिणाम है। ठीक है, क्लियर? ये किसका परिणाम है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन का परिणाम है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इन पत्तियों के लिए घातक ही सिद्ध होता है। इससे ये अपने आप को पुनः सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। वो इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि ये अपने मुख्य पादप से तो अलग हैं, तो इनको कोई आधार नहीं मिल रहा है। पहले जो इसमें जो इसकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो खत्म हो चुकी हैं वो पुनः शुरू नहीं हो सकती है। इसलिए इस प्रकार का प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इन पत्तियों की मृत्यु का कारण बनता है। इसीलिए जैसे पीपल से हम इसको समझ सकते हैं, पीपल की पत्तियां पतझड़ का मौसम आता है तो झड़ जाती हैं। ठीक है, वो भी विल्गन का ही परिणाम है। तो जब इस तरह से पत्तियां झड़ जाएगी तो आप देखते हैं कि कुछ पत्तियां उनके अंदर हरी पत्तियां भी होती हैं। क्लियर? वो धीरे धीरे क्या होता है, उनमें क्लोरोसिस होना शुरू हो जाता है। क्लोरोसिस का मतलब है जो उसका क्लोरोफिल है उसका विघटन होना शुरू हो जाएगा। तो क्लोरोसिस होने की वजह से वो धीरे धीरे पीली पड़ जाती है, लेकिन उस दौरान उनके अंदर जीवद्रवी रेस्पिरेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाती है। क्लियर? अब देखिए कुछ पत्तियां प्लांट पर लगी हुई जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो पादप पर लगी हुई पत्तियां हैं उन पत्तियों में कई बार क्या होता है, नेक्रोसिस जिसे हम उत्तक क्षय कहते हैं, क्लोरोसिस, ठीक है, जिसे हम क्लोरोफिल का विघटन या क्लोरोफिल की हानि कहते हैं। इस तरह के प्रोसेस कुछ रोग उत्पन्न होने की वजह से शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब उनको अपने अनुकूल माहौल मिलता है, ठीक है, या उनको औषधियों द्वारा ठीक किया जाता है, उन पादपों में खाद वगैरह डाली जाती है, तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। यानी जो हल्की पीली पत्तियां पड़ी हुई थी वो धीरे धीरे क्या है, अपने आप को संभाल लेती हैं और फिर से उनमें फिजियोलॉजिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। तो उस दौरान वो जो एक पीरियड होता है
जिस दौरान वो हल्की पीली पड़ जाती हैं या उसमें क्लोरोसिस शुरू हो जाता है, ठीक है, या वो रोगग्रस्त हो जाती है, तो वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि उन पत्तियों में कौन सा चल रहा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन साथ में चल रहा होता है। किसके? जो मुख्य प्रोसेस है रेस्पिरेशन का उसके साथ, जिसमें कि ग्लूकोज का श्वसनाधार के रूप में काम होना है और इसमें क्या होता है, प्रोटीन का काम होना है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि पत्तियां जो है उनमें दोनों तरह के रेस्पिरेशन हम देखने को हमें मिल जाते हैं। यम ने इसका स्पष्टीकरण इसी तरह से दिया है कि जब विलगित पत्तियां अलग हो जाती है पादप से, तो उन विलगित पत्तियों में 24 घंटे तक तो मुख्य श्वसन चलता रहता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट श्वसनाधार का काम करते हैं, परंतु 24 घंटे बाद वो गिर जाती है रेट, क्योंकि शुगर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा। फिर हो जाता है शुरू प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, यानी प्रोटीन का उपभोग होना शुरू हो जाता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों श्वसन इनके अंदर होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो है RQ। अगला है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट यानी RQ, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। श्वसन गुणांक हम इसे कहते हैं, श्वसन गुणांक इसको कहा जाता है। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिए, इसकी परिभाषा को हम कैसे लिख सकते हैं कि एक निश्चित ताप और दाब पर एक निश्चित भार वाले ऊतक में इकाई समय में मुक्त एक निश्चित ताप व दाब के समय एक निश्चित भार वाले ऊतक में इकाई समय में मुक्त CO2 व अवशोषित O2, ठीक है, मुक्त CO2 व अवशोषित O2 का अनुपात क्या कहलाता है? श्वसन गुणांक कहलाता है, ठीक है। एक निश्चित ताप और दाब पर या एक निश्चित ताप और दाब पर एक निश्चित भार वाले ऊतक से इकाई समय में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई है और उस ऊतक द्वारा कितनी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है, उस मात्रा या इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? RQ यानी कि श्वसन गुणांक कहते हैं। तो RQ का अगर हम सूत्र देखें तो क्या हो जाता है? CO2/O2 हो जाता है, ठीक है। तो यानी मुक्त CO2 का आयतन, ठीक है, और अवशोषित O2 का आयतन, ठीक है। इस तरह से हम इसको सूत्र में लिख सकते हैं। तो RQ जो है इसकी परिभाषा और इसका सूत्र आपको याद रखना है। कई बार RQ का सूत्र जो है ऊपर नीचे हो जाता है, बच्चे क्या करते हैं, O2 ऊपर लिख देते हैं, CO2 नीचे लिख देते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त हो रही है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है ना श्वसन में। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? RQ कहलाता है। तो हम एक एक करके जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कार्बोनिक एसिड, इन सब का RQ कितना कितना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का RQ। कार्बोहाइड्रेट का RQ ये हमेशा कैसा होता है? 1 होता है। वैसे तो क्या होता है? ये 1 होता है। RQ कैसा होगा? 1 होता है, ठीक है। कैसे होता है 1? देखिए इस तरह होता है 6 C6H12O6 प्लस 6O2, ये हो जाता है 6H2O प्लस
CO2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों बराबर हैं, तो RQ कितना हो जाएगा, इसके अंदर RQ हो जाएगा CO2/O2, तो RQ बराबर 6/6 बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, शोषण गुणांक 1 होता है। अब देखिए इसका सैद्धांतिक मान है ये, इसका सैद्धांतिक मान क्या है, 1 है। यानी कि हम अगर हमारे से यूजुअली ये पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक कितना होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, 1 होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये कम या ज़्यादा हो सकता है, 1 से व्यवहारिक रूप से हो सकता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से क्या है, ये 1 है। अब देखिए व्यवहारिक रूप से कैसे हो सकता है कम या ज़्यादा, वो हम बात कर लेते हैं। अगर वायवीय व अवायवीय शोषण दोनों साथ हो रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ हो रहे हैं, जब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों एक साथ हो रहे हों, तो अवशोषित O2 की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन अधिक होता है। जाहिर सी बात है, अगर वायवीय और अवायवीय दोनों रेस्पिरेशन साथ होंगे तो CO2 लेवल ज़्यादा होगा, क्लियर, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो RQ कैसा होगा, RQ कैसा होगा, 1 से कैसा होगा, 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो RQ हो गया 1 से ज़्यादा, क्लियर, इस तरह से। तो इस तरह से CO2 का आयतन जब अधिक है तो RQ का मान जो है वो कैसा हो जाता है, 1 से ज़्यादा हो जाता है। अब कब होगा, RQ का मान, कार्बोहाइड्रेट अगर शोषण क्रियाधार है तो 1 से कम कौन सी परिस्थितियों में हो सकता है, ये 1 से कम व्यवहारिक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं हम। जब देखिए आपको याद रखना है कि जब वायवीय और अवायवीय शोषण एक साथ चल रहे होते हैं तब तो ये RQ का मान जो है 1 से ज़्यादा हो सकता है व्यवहारिक रूप से, और अगर कम होगा तो किस तरह से हो सकता है। पहला कारण है व्यवहारिक रूप से कम होगा, 1 से कम, 1 से कम। कारण क्या है इसके, कारण ये है कि जब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण ना हो, जब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है, पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर 1 से कम हो सकता है। यदि शोषण में मुक्त CO2 का सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस में उपभोग कर लिया जाए, जब शोषण में मुक्त CO2 का किस में प्रयोग कर लिया जाए, कोशिकीय क्रियाओं में उपभोग हो जाए, ठीक है, उपभोग हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है, क्लियर। और इसके बाद तीसरा कारण क्या है, O2 का शोषण क्रिया में ऑक्सीजन का शोषण में पूर्ण उपयोग ना हो पाए, ठीक है, ये इसके कारण है। अगर ये व्यवहारिक रूप से 1 से कम होगा तो ये इसके कारण है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का हमने देख लिया, आगे चलते हैं फैट का।